अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये हर एक भारतवासी की पुकार है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में 5 जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। अब बदले में क्या होगा, इसे सोचकर ही पाकिस्तान में खौफ है। लिहाजा प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में आप सभी का स्वागत है। बीते 1 महीने से घाटी और एलओसी पर आतंक कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। जवाब सीधा है। अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री हुई, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की हिम्मत बढ़ गई। पाकिस्तान के यार तालिबान हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं रह गया। और ऐसा लगता है उन्होंने तो सुपर पावर अमेरिका को हरा दिया है। ये फीलिंग इधर बैठे आतंकियों को और हौसला दे रही है, तो अब बाकियों को मात दी जा सकती है। ये उन्होंने 2 गुणे 2 बराबर 4 जैसी सहूलियत से तय कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि ये नया भारत है। तो क्या पीओके का नक्शा बदलने का वक्त आ गया है? क्या आप सब्र छोड़कर दुश्मनों की कब्र खोदने का टाइम आ गया है? इन्हीं सवालों के साथ करेंगे अड़ी की शुरुआत। हमारे साथ भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से सम्मानित मेहमान होंगे। हम उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। भारत में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान को डर, भारत फिर कर सकता है हमला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गीदड़ भभकी सामने आई। भारत पाकिस्तान दोनों परमाणु के हथियारों से संपन्न मुल्क, कुछ भी हो सकता है। जब भी आप पाकिस्तान की हरकतों पर उसको आईना दिखाते हैं, वो परमाणु हथियारों के बात करके भभकी देने की कोशिश करता है। कश्मीर में आतंकी हमलों की बाढ़ दिखाई दे रही है और अपनी करतूत सुधारने के बजाय जब उसे यह डर लगने लगा कि फिर से कहीं कोई बालाकोट तो नहीं हो जाएगा, वो ये कह रहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और इसी का तकाजा है कि ये बात, जैसा कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इमरान खान को यह लगने लगा है कि कभी भी कोई भी बड़ा हमला भारत की तरफ से हो सकता है। लिहाजा एक के बाद दूसरी बैठकें हो रही हैं, कई हाई लेवल टॉक्स हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है और यह तय किया जा रहा है कि करना क्या है उस सूरत हाल में अगर भारत की तरफ से फिर इस पर कोई जवाब दिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। गुरजीत सिंह पूर्व राजनयिक इस चर्चा का हिस्सा हैं। राजा फजल पाकिस्तान से पत्रकार हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं अड़ी में। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्यों अचानक कश्मीर में हम आतंकी हमलों की बाढ़ देख रहे हैं? क्या ये तालिबान के सत्ता में आने की वजह से ऐसा हुआ है? पाकिस्तान को चीन की शय मिलने की वजह से ऐसा हुआ है, या वजूहात कुछ और हैं? मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जरा ये सुन लीजिए, बहुत अहम है सुनना, कि इमरान खान क्या कहते हैं। इमरान खान की बातों से आपको यह अंदाजा लग जाएगा। और आपको मालूम है कि इससे पहले भी जब भारत ने इसका जवाब दिया तो पाकिस्तान ने पहले डिनाई किया और बाद में यह कबूल किया। अपनी संसद के अंदर उनके नेताओं ने कबूल किया कि पसीने पसीने हो रहे थे, हमारी टांगें थरथरा रही थीं। अब सवाल यह है कि अगर आपको मालूम है कि बदले में क्या हो सकता है,
तो इस तरह की हरकतें बंद क्यों नहीं की जा सकती? यह सवाल इससे भी आगे बढ़ गया है। सवाल ये हो गया है कि क्या पाकिस्तान के वजूद को कायम रहने रखने के लिए वहां आतंकवाद का चलते रहना ही अब उसके अस्तित्व का सबब है? सबसे पहले तो मैं शंकर प्रसाद सर आपसे समझना चाहता हूं, खासतौर से हम अपने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अड़ी में मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये सब कब थमेगा सर? दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि करता हूं हमारे जो एक जेसीओ साहब और 4 जवान शहीद हुए हैं। जैसा कि आपने शुरू में दिखाया, इनका बदला तो अवश्य लिया जाएगा, और बदला कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, किस इंटेंसिटी से लिया जाएगा, वो आप देखिएगा ज़रा गौतम जी, क्या इसका नतीजा निकलता है। आपने कई एक बड़े अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, वो थरथरा रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अब भारत की तरफ से इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या बालाकोट की किस्म का होगा, या कुछ और होगा, या कुछ उरी किस्म का होगा, या कुछ एयर अटैक होगा, या कुछ ड्रोन अटैक होंगे, वगैरह वगैरह। बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान को 2-3 बातें बड़ी इस समय खड़क रही हैं। पहली बात यह है कि वो ये देख रहा है कि जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तब से कश्मीर के अंदर एक नया माहौल खड़ा हो गया। इस समर में पिछले 4 महीने से अगर आप देखें तो इतना टूरिज्म बढ़ गया है, वहाँ पर पूरे शिकारा चल रहे हैं, होटल भरे हुए हैं, लोग घूम रहे हैं। तो उससे उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है कि यहाँ तो नॉर्मलसी आने वाली आ गई है। 370 हटाने के बाद तो यहाँ नॉर्मलसी आ रही है। जो आज गवर्नर रूल चल रहा है उसमें तो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इसको किसी ना किसी तरीके से समाप्त किया जाए। दूसरी बात वो ये देख रहे हैं कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, इससे पहले इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो अच्छा, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। लेकिन 2 बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ दिनेश जी। पहली बात तो ये कि जो ये एक एम्बुश हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें आई थी। इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ अभी नुमाइंदे वहाँ हैं, हमारे लोग हैं जो कि हमें इंटेलिजेंस शेयर करना चाहते हैं, जो हमें बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा इसका ऑपोजिट भी है, वो ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या वो ये चाहता है कि एक दफा उसके ऊपर और हमला हो जाए? क्या वो ये चाहता है कि पूछ ही लेते हैं सर, ये हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि पाकिस्तान चाहता क्या है। वो सवाल लेकर मैं आने वाला हूँ अपने पाकिस्तान से जुड़े हुए मेहमानों के पास कि आखिरकार आप चाहते क्या है। ये सवाल लेकर जाता हूं सर, मैं आपका ये सवाल लेकर जाता हूं, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बहुत बड़ी खबर है। ये खुफिया सोर्सेस के मुताबिक प्रशिक्षित आतंकियों ने किया हमला। ये फुली ट्रेन्ड टेररिस्ट थे और तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में इनसे हथियार मिलने का दावा हुआ है। सूरनकोट में और भी आतंकियों के छिपे होने का शक है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। और जैसा कि आपको मालूम है, पुंछ में डेरा वाली गली से आगे पीर गली में बढ़कर और अंदर शोपिया में दाखिल होने का इरादा था, और वहां आम लोगों में घुल मिलकर न सिर्फ वहां की माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाना था, बल्कि सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जाना था। बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन वक्त रहते इसको रोका गया। यह बात और है कि इसके लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ी है, और ये कुर्बानी हिंदुस्तान भूलेगा नहीं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, जैसा मैंने आपसे कहा, एक बड़ा सवाल है, आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या इंडिया ब्लीड करे, उसी में पाकिस्तान को अपने वजूद की कोई वजह समझ में आती है? क्या अमन सचमुच, जब वो अमन कहते हैं तो उससे उनका मतलब अमन ही होता है? 2 यार भारत पर प्रहार, हम क्यों कह रहे हैं ये जरा देखिए। ये 2 यार क्या हैं और भारत पर प्रहार क्यों है और उसकी वजह क्या है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन ये देखिए, 2 यार भारत पर प्रहार, 4 वजहों से आप इसको देखिए। ये 4 वजहें आपको बताएंगी कि ये 2 यार जो हैं, चीन और पाकिस्तान, हिंदुस्तान पर प्रहार कर क्यों रहे हैं। अफगानिस्तान पर भारत की रणनीति, अफगानिस्तान की आवाम को हमेशा भारत ने सपोर्ट किया, वहां रिकंस्ट्रक्शंस किए, आप जानते हैं, वहां पर डैम से लेकर वहां पावर स्टेशन से लेकर ये सब इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि आवाम वहां की उसको वाकई आराम मिले, सुख मिले, उनकी प्रगति हो सके। ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में धमक हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही है, क्वाड बन गया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंदुस्तान की भूमिका उसमें बहुत बड़ी है। चीन को यह रास नहीं आ रहा, लिहाजा काउंटर कैसे करना है
छोटे छोटे जख्म देते रहो। अमेरिका से दोस्ती। अमेरिका इस समय तमाम जगहों से धोखा और खता खाने के बाद हिंदुस्तान पर पहले से और ज्यादा रिलाय कर रहा है, और यह बात न पाकिस्तान को रास आ रही है न चाइना को रास आ रही है। और कश्मीर में जैसा अभी शंकर प्रसाद सर कह रहे थे कि अमन चैन है, वहां के लोगों को अपने जीवन में खुशहाली और तरक्की दिखाई देती है, तो मजहब के नाम पर बरगला कर कैसे उनमें से कुछ को अपनी तरफ तोड़ा जा सकता है, कैसे उनके जीवन में खलल डाला जा सकता है, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है, ना पाकिस्तान और ना ही चाइना। दुश्मन की ख्वाहिश क्या है? दुश्मन की ख्वाहिश में आपको समझाऊं उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इधर हक्कानी नेटवर्क का दबदबा तालिबान की सरकार में और तालिबान का वहां सरकार में आ जाना अफगानिस्तान में, यह बात बल दे रही है पाकिस्तान को, और उसके जरिए कैसे यहां कश्मीर में साजिश रचने, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिशें की जा रही हैं, यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। चीन पाकिस्तान ने मिलकर दुश्मन भारत के खिलाफ साजिशें की हैं। तालिबान की मदद से कश्मीर को लहूलुहान करने पर तुले हुए हैं चीन और पाकिस्तान। एलओसी से ध्यान भटकाकर एलएसी पर कब्जा करना चाहता है चीन। और सिर्फ इतना नहीं है, अब टू फ्रंट वॉर मत समझिए, सिर्फ एलओसी एलएसी मत समझिए, उधर अरुणाचल तरफ, इधर दो जगह ऑक्यूपाई करके अरुणाचल की तरफ भी हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहता है चीन। और ड्रोन से बॉर्डर पर ज्यादातर चीनी हथियार भेजे जाते हैं। पाकिस्तान ये करता है, चीन के हथियार होते हैं, और इससे बड़ा कोई सबूत दुनिया को चाहिए नहीं है समझने के लिए कि गठजोड़ किसका है, क्यों है। और पाकिस्तान भरोसे अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ निवेश कर रहा है चीन। अफगानिस्तान में तालिबानियों को ट्रेंड करने के लिए चीन दे रहा है पैसा। हालांकि उसको आने वाले दिनों में, अभी आपको मालूम है कि कुंदूज में जो विस्फोट हुआ उसमें एक उइगर ने खुद को उड़ा लिया था और कितने सारे लोग उसमें मारे गए थे। चीन अगर यह समझ रहा है कि आग उस तक नहीं पहुंचेगी, और पाकिस्तान तो खुद झुलसना शुरू हो गया है, हिंद प्रशांत इलाके में पूरी तरह से नियंत्रण करना ही चीन का मकसद है। और भारत के बाजार को कमजोर करने के लिए चीन पुरजोर कोशिश कर रहा है। भारत में मेड इन चाइना सामान ये डालने, उधर पाकिस्तान के जरिए हमला करने, न जाने कितने फ्रंट्स पर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान इन सब से बाखबर है और तैयारियां कर रहा है। इससे पहले कि मैं जाऊं ब्रिगेडियर हैरिस के पास, मैं जाना चाहता हूं सुमित के पास, क्योंकि उधर आप ये भी जानते हैं कि 13 दौर की बातचीत और कोई नतीजा नहीं। सुमित, अब किधर जा रहा है मामला आगे? देखिए दिनेश, ये बात तो बिल्कुल तय है कि 12 राउंड की कॉन्फ्रेंस के दौरान ही, कमांडर मीटिंग के दौरान ही भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हमको ना सिर्फ आप PP-17 यानी हॉट स्प्रिंग का इलाका, बल्कि डेप्सांग और डेमचौक पर भी आप सहमति बनाइए, और ये 13 कमांडर जो राउंड की बैठक होगी उसमें इनको तय किया जाएगा। अब चीन लगातार इनसे पीछे हट रहा है। चीन ने 2 बड़े इश्यूज को क्रिएट किया, अगर देखें मोटे तौर पर दिनेश। पहला ये था कि चीन ने डेप्सांग और डेमचौक को लेकर बात करने से सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा ये कि चीन ने लगातार जो इंगेजमेंट हुआ था, जो लगातार कंसेंसस बने थे बायलैटरली कि ये इन इलाकों को खाली रखा जाएगा, लिमिटेड ट्रूप्स रखा जाएगा, उसकी वादा खिलाफी भी कर दी। तो चीन ने ये 2 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप इसको कह सकते हैं जो किए, और यही बात भारत ने इस 13 राउंड की कमांडर कॉन्फ्रेंस में उठाई कि ये आप लगातार ब्रीच कर रहे हैं। आप एक तरफ शांति की बात कहते हैं, आप लगातार बातचीत की बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और ये क्या 2 ब्रीच, क्या 200 बार ब्रीच कर चुका है, और इसी तरीके के ब्रीच की ही उनसे उम्मीद है। लेकिन ब्रिगेडियर हैरिस क्या चाहता है पाकिस्तान? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को प्लीज। हैरिस अनम्यूट कीजिए। आपने अनम्यूट नहीं किया है खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए प्लीज, जल्दी से बोलिए। राजा फजल, यही सवाल लेकर आपके पास आता हूं जब तक ब्रिगेडियर हैरिस तैयार होते हैं। क्या है लुकआउट पाकिस्तान का? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कश्मीर के बारे में मुझसे सुन लीजिए। कश्मीर में इन्हीं दिनों में आपने 1400 के करीब जो नौजवान हैं उनको उठाया हुआ है वहां से,
और मुझे समझ नहीं आती कि ये स्टेट टेररिज्म आप करे जा रहे हैं और आपको कोई पूछ नहीं रहा। दूसरी बात, आप जो हमें पाकिस्तान को बारहा ये कहते हैं कि शायद आप हमसे लड़ना चाहते हैं। भाई, हमने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे और हमेशा कहते रहेंगे कि लड़ाई के लिए तो हम हमेशा के लिए तैयार हैं। पहले बात करने के लिए बैठिए। अगर आप बात से आपकी तसल्ली नहीं होती और आप हमसे लड़ना ही चाहते हैं तो हमेशा की तरह हम तैयार हैं। हम तो कभी भी ना नहीं करेंगे लड़ाई से। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई के लिए तैयार है। मुझे क्या नजर आ रहा है कि मुझे ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग आपकी तरफ से दोबारा से होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तनाजुर में आप ये चाहते हैं कि जो आपको सी गार्डियंस प्रेडेटर्स मिले हुए हैं उनको आप पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पे ये बताना जरूरी समझता हूं कि अगर भारत ने ये गलती की तो भारत को बहुत कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी पाकिस्तान की जानिब से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप में लड़ने की कैपेसिटी इस वक्त नहीं है। आप में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। अगर आप जंग हम पे मुसल्लत करेंगे तो हम आपको मार के रख देंगे, राजा फजल, ऐसी जगह मारेंगे कि आप जो बोल रहे हैं सोच भी नहीं सकते। हाँ, हमने सुन लिया, लेकिन देखिए, आप जब बोल रहे हैं आपके लफ्जों का साथ आपकी बॉडी नहीं दे रही है। आप निकाल नहीं पा रहे हैं उन लफ्जों को, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और आपने जब ये कहा, नहीं, एक सेकंड राजा फजल, आप लड़ाई के लिए तैयार हैं तो उन अंजामों के लिए भी तैयार रहिएगा जो हर बार लड़ाई के बाद आपको मिला है। बांग्लादेश के बाद अब आप और क्या अलग करना चाहते हैं वो जरा कुलकर्णी साहब से मैं समझता हूं। कुलकर्णी साहब, ये वो तेवर हैं जो कम से कम पाकिस्तान दिखाता तो रहेगा। इसमें कोई शक नहीं दिनेश जी, पाकिस्तान का हेट इंडिया जो एजेंडा है और पाकिस्तान की जो फौज खड़ी है सिर्फ हेट इंडिया के लिए। पूरे विश्व भर में अगर ऐसी कोई फौज है जिसके लिए देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की फौज के लिए है। और आज जब उसको अफगानिस्तान भी मिल गया है, पाकिस्तान की फौज बौखला गई है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा करना क्या है। पाकिस्तान इस बात को तो भूल जाए, बिल्कुल भी भूल जाए कि कुछ पत्ता भी हिला सकता हो हिंदुस्तान की फौज का। यूं नहीं कह रहा क्योंकि मैं डीजी इन्फेंट्री था, मैं आपको बता सकता हूँ, यकीनन मैं तो रिटायर हो गया। कभी भी किसी वक्त भी आप आने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान सोच नहीं सकता क्या हो जाएगा। तो ये कहना कि लड़ने वाली बातें नहीं। आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे, पाव भर के बम है उनके पास, क्या करना है फिर? दिनेश जी, ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ कहने की बातें हैं। न्यूक्लियर पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये न्यूक्लियर सिर्फ दिखाने के लिए। पाकिस्तान नहीं कर सकता लेकिन टेररिस्ट तो कर सकते हैं। उनके न्यूक्लियर कब तक उनके हाथ में है, कब उनके हाथ में नहीं है। फौज कब तक फौज है, कब वो कबायली है, इसका कोई ठीक है वहां? इसमें कोई मतलब पाकिस्तान को इस बात को सोचना होगा कि बातचीत से। राजा फजल, आपको मैंने सुना और बाकी सब ने भी बहुत धैर्य से सुना है ना। आप जो चाहते रहे वो बोलते रहे। अभी बाकियों को जब बोला जा रहा है बोलने के लिए तो आप सुनिए, हौसला रखिए कम से कम सुनने का। इसमें देखिए, बहुत कॉमन सेंस की जरूरत है। कौन कहता है कि मेरे पास हथियार हैं, सावधान रहना? कौन कहता है? किस तरह का आदमी ये कहता है कि देखो सुन लो मेरे पास हथियार है, सावधान रहना? और पूरी दुनिया में अगर कोई फ्लैश पॉइंट इस समय है न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से तो इंडिया पाकिस्तान वाला रीजन है। कौन कहेगा ऐसा? जाहिर है जिसको ये मालूम होगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है जिसके बदले में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसमें मुझको ये भभकी पहले से दे देना चाहिए। गुरजीत सिंह साहब, क्या कहता है ये बयान, जरा समझाएंगे प्लीज? धन्यवाद धीरज। सबसे पहले तो मैं अपने 5 शहीदों को श्रद्धांजलि दूं जिन्होंने अपने खून से हमारे देश की रक्षा की। अब आप मुझे कह रहे हैं कि ये पेस बॉलर की बॉलिंग मैं समझूं और आपको समझाऊं। ये ओल्ड बॉल है, न्यू बॉल है, ओल्ड बॉल विद न्यू कवर है। ये पेस बॉलर स्पिन कर रहे हैं या स्पिन बॉलर पेस कर रहे हैं, इनका तो कुछ समझ ही नहीं आता है। कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ढक्कन से उसको एक तरफ खुरच कर उसको स्विंग देने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब जो ये बातचीत आप दिखा रहे हैं ये पता नहीं किस जमाने की बातचीत है। मैंने तो आजकल कहीं सुना नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। अगर आप आजकल न्यूक्लियर वर्ड सुनते हैं तो वो नॉर्थ कोरिया से सुनते हैं या आजकल न्यूक्लियर सबमरीन जो ऑस्ट्रेलिया खरीदने जा रहा है उसके बारे में सुनते हैं। तो ये पाकिस्तान अपनी ये खेल खेलने की कोशिश कर रहा है जब उससे कोई खेलना नहीं चाह रहा है। अब वो बात अलग रख दीजिए।
अब रही बात कि पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है, जैसे जनरल शंकर प्रसाद और जनरल कुलकर्णी ने आपको बताया कि ये तो कई अरसों से वही खेलते आएंगे। अब इसमें आप अफगानिस्तान और चीन को थोड़ा अलग छोड़ दीजिए, उनके बिना भी पाकिस्तान यही करता आया है कि जब भी उसने भारत से जंग की है उसकी शिकस्त हुई है, तभी वो ये क्यों रह रहा है सर? ये नहीं सर, ये रह क्यों रहा है? क्या ये आप समझते हैं कि रेजन डेट्रे है, ये पाकिस्तान के लिए इनेविटेबल है, एसेंशियल है क्या सर? यही उसकी वजूद की वजह है क्या? क्यों करता है पाकिस्तान ऐसा? पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान का सोल है और वो समझता है कि जब से मैं भारत से बैर ना रखूं, ठीक है, मैं जीऊं कैसे? भारत से अगर बैर नहीं होगा तो हमारे वजूद को खतरा हो जाएगा कि एक हमला हुआ, वहां पर सुसाइड हमला हुआ और उसमें भारत के कई सैनिक मारे गए। हमने कहा हमको सबूत दो, सबूत नहीं दिया गया बल्कि कार्रवाई कर दी गई। जरा इसका सच समझाएंगे। इनको सबूत देने का कोई फायदा है नहीं। कितने सबूत इनको दे चुके हैं, कितने इनको डोजियर पेश कर चुके हैं, ये ना उसको पढ़ना चाहते हैं ना पढ़ने की इनको समझ है। देखिए, बात असलियत ये है कि आपने एक बड़ा अच्छा सवाल बीच में उठाया था, ये कौन कहता है कि मेरे पास ये हथियार है, मैं इतना तगड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं? तो वही कहता है जो घबरा रहा है। हाँ, आ जाओगे सामने तो तुम्हें लपेट लूंगा। अरे भाई, किसको लपेटोगे तुम? 90,000 कैदी भूल गए क्या? ज़ियाउल हक साहब ने क्या कहा था कि इंडिया के संग हम कन्वेंशनल लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। अभी इमरान जी ने क्या कहा कि हमें इंडिया ने बॉम्ब किया। उन्होंने उसको क्या जवाब दिया? 24 घंटे में जब उन पर प्रेशर पड़ा तो हमारे पायलट को वापस कर दिया। तो ये सब चीजें आज की तारीख में ये ड्रामा करने से कुछ फायदा नहीं है। देखिए, इसका एंड नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है सर। इकोनॉमिक जिस एयर स्ट्राइक को उन्होंने कबूला नहीं पहले, उस एयर स्ट्राइक को अब अलग अलग मंचों पर मानते हैं, स्वीकारते हैं। अब एक बार फिर इमरान खान ने कहा कि वी वर बॉम्ब्ड। हैरिस साहब पहले ही मान लेते। पहले भी यही कहा था, लेकिन कहा था 6-7 दरख्त और एक कबा मारा था, ये उन्होंने कहा था, ये भी बताया ना साथ। और सेकंड ये कि जो आप बात करें कश्मीर में जो आपके लोग मारे गए, अरे हामिद मीर ने जाके वो नहीं बताया होता जिसके ऊपर आप लोगों ने कार्रवाई कर दी, तो वो भी वो तो कौवा ही मरेगा। हाँ, पूरी बात कीजिए शंकर सर। मैं आता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ, अभी आपकी आवाज म्यूट है प्लीज। कश्मीर में बुरहान वानी की शहादत के बाद अब नौजवान खड़े हैं, वो आपके जो जुल्म बर्बियत करते हैं, औरतों बच्चों को पहले के ब्लाइंड करते हैं, ये बच्चे अब खड़े हो गए, इन्होंने हथियार उठा लिए हैं। आपकी फौज ने तो लड़ाई नहीं की है कश्मीर में, वो वहाँ मुकाबला नहीं कर सकती, तभी हम मारे जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये नर्सरी वहाँ बन गई है खुद ब खुद। आपने अपनी फौज ने जुल्म बर्बियत 370-35A के बाद जो सारा कुछ कर दिया, अब वो नौजवान आपकी फौज को मार रहे हैं। वहाँ तो एक ही हल है कि आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक को खुद के खुदरादियत दें और ये मसला खत्म करें। पाकिस्तान को इंडिया में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आपने अगर कोई लॉजिकल और रैशनल वाली बात की होती तो और लंबा आप बोलते, मैं सुनता। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, आप थोड़ा सा देखते हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आप देखते हैं आप यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है। आप देखते हैं क्या कि डूरन लाइन नहीं मानने के बाद आप लोगों का वजूद अपने आप कुछ दिनों में दाढ़ी रखने वाले हैं। हैरिस दाढ़ी रखे, लंबा करना शुरू कर दीजिए, वरना गर्दन लंबी कर देते हैं वो लोग। और आप जो ये कह रहे हैं ना, हथियार उठा लिए हैं, हथियार आपके यहाँ कौन कौन उठा रहा है वो भी जरा ध्यान रखिएगा। ये अहम खबर सुनिए, उसके बाद आता हूं आपके पास। एक सेकंड म्यूट कीजिए इनको। LAC को लेकर भारत को चीन ने दी गीदड़ भपकी। भारत जैसा चाहता है नहीं मिलेगी वैसी सीमा, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर युद्ध हुआ तो भारत की हार निश्चित। ग्लोबल टाइम्स का ये एडिटोरियल भारत के किसी तरह के दबाव में नहीं आएगा चीन, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। इसमें नया क्या है मुझे मालूम नहीं, और ये गीदड़ भपकी हिंदुस्तान के लिए कितना मायने रखती है ये सुमित आपको बताएंगे। सुमित।
देखिए दिनेश, ये कितनी मायने रखती है इसी बात से हो जाता है कि चीन लगातार पिछले 1.5 साल से अपना साई ऑफ हम पर लगातार दिखाए जा रहा है, थोपे जा रहा है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बात ये कि भारत ने जो बातें कही, अब चीन को डर इस बात का है कि जिस तरीके से ओकस का क्रिएट हो गया है, लगातार भारत का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो लगातार इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, इसको लेकर चीन बहुत ज्यादा चिंतित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत ने हमेशा अपनी शर्तों पर, आप देख लीजिए अभी भी जब 12 राउंड की बैठक हुई थी, भारत ने कहा था कि हमें आप PP-70 नहीं, हमें डेप्सांग और डेमचौक पर भी बातचीत करनी है और डिसएंगेजमेंट होगा तो फुल डिसएंगेजमेंट होगा और कट और पीसेस के अंदर डिसएंगेजमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो भारत ने रखी और अब चीन ये कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को, बल्कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में सामने साबित करने की कोशिश करे कि देखिए हम तो भारत के सामने ना तो झुक रहे हैं और लगातार भारत के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो भारत है जो हमसे बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन दुनिया जानती है कि पिछले साल भारत के इन जमीन पर खासतौर पर चीन ने एग्रेशन किया, चीन ने लगातार इन सभी ब्रीच किया और अभी भी जब बातचीत चल रही है तो उन सभी एग्रीमेंट्स को, बायलैटरल्स का ब्रीच जो है वो चीन ही कर रहा है। दिनेश, लेकिन अब सवाल ये है कि ये आगे किस तरह की सिचुएशन के लिए लीड कर रहा है, ये मैं समझूंगा जरा और ये कुलकर्णी साहब से समझने के लिए जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर दिखा देना चाहता हूं मैं। ये देख लिया आपने ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा है और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्लानिंग है। ठंड शुरू होने से पहले सैकड़ों की घुसपैठ कराने की कोशिश है। जो अभी शंकर प्रसाद सर कह रहे थे कि इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ेगा इससे पहले कि बर्फबारी शुरू हो। पाकिस्तान के आतंकी संगठन POK में पूरी तरह से सक्रिय। लश्कर के 10,000 आतंकी अफगानिस्तान से फ्री होकर लौटे। आधुनिक हथियारों से लैस आतंकी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार। और किस तरीके से यह घुसपैठ बड़ी तादाद में कराए जाने की कोशिश है और उन लोगों को, जाहिर है वो दिखने में यहां के लोगों जैसे हैं। आप भारत और पाकिस्तान में अगर लोगों से मिलेंगे तो आप ये देखकर सिर्फ नहीं तय कर सकते कि वो दिखता कैसा है। और इसी बात का फायदा उठाकर खैरी सभी वो कह रहे थे कि आपके यहां के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, वहां से घुसेड़े जाते हैं लोग और फिर कह दिया जाता है ये आपके यहां के हैं। वो जिनके बारे में साबित हो जाता है कि कसाब का रहने वाला था, वो तब तक नहीं मानते जब तक आप उनके मुंह पर ले जाकर सच्चाई नहीं मार देते। मानना तो वो तब भी शुरू नहीं करते। ये बात और है कि दुनिया समझ जाती है कि एक्चुअली फिर से पाकिस्तान ने वही किया है जो इसके पहले करता रहा है। जरा देखिए ISI कैसे बेनकाब हुआ है और वो क्या करने वाला है। ये तो मैंने बता दिया कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने वाला है, लेकिन इधर देखिए ATC को टारगेट बनाने की कोशिश है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर किस तरीके से उसमें बग्स छोड़े जा सकते हैं, कैसे उसको काम करना उसका बंद हो या इंश्योर किया जा सकता है और कैसे फिर उसके बाद किसी फ्लाइट को क्रैश कराया जा सकता है। ये एक बहुत मैलिशियस डिजाइन है। ये पूरे तौर पर यहां इसका खुलासा करना भी ठीक नहीं है। केवल इसको यह समझ लीजिए कि ATC में गड़बड़ी पैदा करके किसी फ्लाइट को क्रैश करवाने का इरादा। और साथ में पावर ग्रिड जो किसी देश में कामकाज चलता रहे, इकोनॉमी के पहिए चलते रहे, उसके लिए जरूरी होती है पावर ग्रिड में गड़बड़ी पैदा करके और यहां बिजली ठप करने का प्लान। मकसद क्या है? एयरप्लेन क्रैश, ब्लैकआउट से मकसद क्या है? भारत के खिलाफ यह बहुत बड़ी साजिश है। विमान सेवा पर साइबर अटैक की कोशिश है, पेन ड्राइव के जरिए सॉफ्टवेयर पर अटैक करने का प्रयास है। इसी के जरिए सिस्टम हैक करके ATC पर हमला करने की कोशिश है। ATC पर हमला करके एयरप्लेन क्रैश कराने की साजिश है। ISI ने पावर ग्रिड को भी फेल करने की प्लानिंग बनाई है। भारत में बिजली संकट और ब्लैकआउट की कोशिश है और इस सब के जरिए कोशिश यही है कि भारत में खलबली मचाई जा सके, उथल पुथल मचाई जा सके, अनरेस्ट किया जा सके और जिससे उनका वो मकसद पूरा हो जो उनके वजूद की वजह है। हिंदुस्तान के खिलाफ गतिविधियां, नजरिया और एजेंडा पैडलिंग। अब जरा इसको समझने के लिए मैं कुलकर्णी साहब जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। यह फोर्सी किया जा रहा होगा, अब किस तरह की तैयारियां उधर रखना चाहिए उधर के लोगों को? POK कब तक उधर है? दिनेश, मुझे लगता है कि POK के ऊपर अब हम लोगों को सख्त नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो POK जो है पाकिस्तान से चला गया, ये पाकिस्तान ने समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से वहां पे लॉन्च पैड्स हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे करके पाकिस्तान ISI पूरे के पूरे मिल करके जहाँ पे आतंकियों को इकट्ठा कर रहे हैं, अब हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान ने सोच लिया है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। पाकिस्तान की निगाह में हम लोग बार बार उनके लिए दुश्मन है। हमने बातचीत करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बातचीत से कोई फल नहीं निकल रहा। आप चीन देख लीजिएगा, बातचीत करते रहेंगे, चीन अपना उल्लू सीधा करता रहेगा। चीन की जो मंशा है वो चीन करता रहेगा, पाकिस्तान की जो मंशा है पाकिस्तान करता रहेगा। पाकिस्तान और ये जो एक डिसएडवांटेज है सर हम लोगों के साथ कि हमारे पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान,
इस समय फिलहाल आतंकवाद का दंश झेलने के बाद, तालिबान से सबक लेने के बाद कुछ और सद्बुद्धि आई है। अमेरिका फिलहाल हिमायती दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बैठा है उधर। ये किस तरीके का एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? गुरमीत साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्लीज ये समझाइए। ये क्या हमारे लिए एक बड़ा, गुरजीत सर माफ कीजिए, क्या बड़ा डिसएडवांटेज है या कोई फर्क नहीं पड़ता? इसको अगर हम डिसएडवांटेज मांगे तो अपनी टांगों पे बेड़िए बांधना जैसा है। इसको मेरे को समझ नहीं आती है कि चीन को सब कहते हैं जी बड़ा ताकतवर देश है और हम उससे हार सकते हैं। पाकिस्तान ताकतवर देश नहीं है, उससे भी हम हार सकते हैं। तो फिर हमारी नीति क्या है? हमारी नीति स्पष्ट रूप में ये होनी चाहिए कि जैसे आज ये एक घटना हुई जिसमें 5 बहादुर शहीद हुए, इसका जवाब आज रात तक मिलना चाहिए। और जब जब ये कट लगे उससे बड़ा कट होना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी जो होती है, ये साफ तौर पे जहां तक आप कर सकते हो आप करिए। आप चीन के साथ जो करते हो वो पाकिस्तान से करने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान को अपनी शक्ति से देखिए, चीन को आप अलग रूप से देखिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जल्द अज जल्द होना चाहिए, वरना ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जैसा हो जाएगा। शंकर सर, आप भी एग्री करते हैं क्या? नहीं, कुछ हद तक तो एग्री करता हूं, लेकिन इसमें जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है। देखिए, जब हम पिछली दफा 2 दफा हमने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो वेल प्लान्ड एक्शन था। आपको ये भी मालूम होगा कि शायद ये अब तो सीक्रेट नहीं रही है कि जब उन्होंने एयर कॉम्बैट में आए थे यहाँ पे, उसके जब हमारे पायलट को नहीं छोड़ रहे थे तो एक मिसाइल अटैक की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब मिसाइल अटैक की तैयारी के बारे में पाकिस्तान को बताया गया तो उनकी टांगें हिल गई थी। तो देखिए, ये सब बातें थोड़ी प्लानिंग से होनी चाहिए। इस समय गुस्सा बहुत जबरदस्त है। इस समय बटालियन लेवल के ऊपर जहाँ के हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, उनमें खून उबल रहा है। मेरा भी खून उबल रहा है, लेकिन जिनको डिसीजन लेना है उनको उबलते खून से नहीं बल्कि दिमाग से सोच के काम करना है। और दिमाग से सोच के काम करने के बड़े अच्छे नतीजे निकलने वाले हैं। ये जो मुस्कुराहट है राजा फैजल, जब किसी की मौत होती है हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के सैनिक की, तो क्या एक सेकंड शंकर सर, ये समझने दीजिए ये मुस्कुराहट क्या थी जब आप कह रहे थे खून खौल रहा है? किसी एक मौत पर आप लोगों को आनंद आता है राजा फैजल? देखिए दिनेश, मेरी नजर में कोई आम इंडियन, कोई आम भारतीय जनता कोई भी होगा, मैं उसकी मौत पे कभी भी ऐसे रिलैक्स या खुश नहीं हूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि वहां पे कश्मीर में कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों को वहां पे तंग करने के लिए, राजा फैजल, आपकी तरफ से लड़ने वाला कोई सैनिक भी होता है ना? हाँ, पूरी कीजिएगा बात। आपकी तरफ से आपकी वर्दी पहनकर लड़ने वाला कोई सैनिक होता है ना, हम उसका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो आपके राष्ट्र के लिए, आपके मुल्क के लिए लड़ रहा होता है। मेरी बात सुन ले। आप एजेंडा चलाते हैं। आपकी भारतीय आर्मी जो कि वहां पे बैठी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 बजे के लिए बैठी हुई है ना। इट इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, और वहां पे वो निहत्ते कश्मीरियों को, कल से आपने 1400 कश्मीरी पकड़े हुए हैं, आप उनको किस लिए पकड़ रहे हैं? किस लिए पकड़ रहे हैं? राजा फैजल, उनको वहां बैठने के बाद चॉकलेटें मिलती है क्या? उनको वहां मिलिट्री को इतनी बड़ी तादाद में बैठने के बाद चॉकलेट मिलती है क्या? आप ये कह रहे हैं अपना घर परिवार छोड़कर बैठे होते हैं वो वहां, किसकी वजह से बैठे होते हैं? उससे पहले आप मुझे ये बताएं राजा फैजल, बात सुनिए। आपसे मुजाहिदीन तो संभाले नहीं। अगर मिलिट्री वहां पर है, किस वजह से बैठे हुए कि आप लोग वहां घाव देना बंद नहीं करते? अहल आर्मी है वो, तो इस काबिल भी नहीं कि वो वहां पे मुजाहिदीन के साथ लड़ सके। आप हमारे साथ लड़ाई करने आर्मी के बारे में गलत मत बोलिएगा। औकात है हमारे साथ लड़ाई? मैंने ये इस पूरी डिबेट में इस बात का ख्याल रखा है कि आपकी यूनिफॉर्म वाले जो सर्विसेज हैं उसके बारे में मेरी तरफ से कुछ गलत ना जाए, और आप इसका ख्याल रखिएगा राजा फैजल। अगर आपके लिए आपकी आर्मी सम्मानित है तो मेरे लिए बहुत सम्मानित है। मैंने ब्रिगेडियर हारिस को भी पूरा सम्मान देकर यहां बुलाया है। एक सेकंड राजा फैजल, और दूसरे मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आपके यहां आम इंसान, एक सेकंड, वहां मिलिट्री क्यों लगानी पड़ती है? नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अरे हमको केरल में क्यों नहीं बिठाने पड़ते लोग सेना के? कश्मीरियों के लिए आपने एक सोल्जर वहां पे भेजा हुआ है बंदूक के साथ, को फिर भी ये
प्रॉब्लम हो रही है कि आप एलओसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कभी आके बात करके देखिए यहाँ पे। राजा फैसल आइए, मैं लेके चलता हूँ। करनी चाहिए, आइए कश्मीरियों से बात कीजिए। मैं ये रिवील नहीं करूंगा आप पाकिस्तान से आए और आप क्या क्या कहते हैं। थोड़ा आपको विग लगवा दूंगा, आपकी थोड़ी दाढ़ी बाड़ी बढ़वा दूंगा ताकि आप पहचान में ना आए, वरना पहचान में आने में संकट हो जाएगा आपको। भी बहुत अच्छे तरीके से एक सेकंड, पता आपको भी है, पता आपको भी है राजा फैसल, आपके बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? हम बलूचिस्तान में जो कुछ भी चल रहा था उसको अब काउंटर कर रहे हैं, जो कि आपकी तरफ से। अरे वो आपकी तरफ से हारिस आपकी तरफ से फायर करने आ गए। हारिस से बात कर लेने दीजिए मुझको। हारिस, अब मैं ये समझना चाहता हूँ, एक सेकंड राजा फैसल, ओके राजा फैसल को अभी डाउन कीजिए प्लीज। हारिस से मुझको बात करने दीजिए। हारिस, मुझे ये समझाइए कि क्या हम लोग बगैर किसी बायस के इश्यूज को आइडेंटिफाई करके और आने वाले दिनों के लिए हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अब और खून ना बहे, या ये सिर्फ केवल बातों तक रहेगा कि खित्ते में अमन चाहिए हमको? देखें, इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। आप अपनी फौज को बताएं कि कश्मीर में वहाँ के औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर जुल्म करना बंद कर दें, उनको अपनी आज़ादी दें, उनको आज़ादी से अपने काम कारोबार करने दें। ये कौन सा चश्मा पहनते हैं आप? ये मैं वही चश्मा पहनता हूँ जो मुझे वहाँ कश्मीर में नजर आ रहा है, और उसके बाद बैठ के नजर आ जाता है आपको ना। तो ये जो आप फिक्शनल चश्मा पहनते हैं, इसको उतार के सच्चाई देखिए। शंकर प्रसाद साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनको। जैसे अमेरिका निकले ना, कश्मीरी यूथ आते हैं। शंकर सर की आवाज दीजिए प्लीज। गौतम, जब हमारे यहाँ फौज की भर्ती खुलती है तो सैकड़ों जवान कश्मीर के फौज में भर्ती करने के लिए आते हैं। तस्वीरें देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। आज आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के रिजल्ट देखिए, कितने बच्चे कश्मीर से उसकी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। आज आप देखिए कितने लोग पढ़ना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, कितने लोग टूरिज्म में जा रहे हैं। वहाँ पे सारी इंडस्ट्री कश्मीर की टूरिज्म पर डिपेंड करती है। आप जरा देखिए वहाँ के पिछले 3 महीने के जो तस्वीरें आ रही हैं और वीडियोज आ रही हैं, और जो लोग वहाँ घूम कर आए, मेरे बहुत मित्र घूम कर आए वहाँ पे, वो कहते हैं जी इतना अच्छा मन चैन तो मुझे देखा ही नहीं कभी। सब एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, शिकारे वाले एंजॉय कर रहे हैं, फूल बिक रहे हैं, गार्डन फ्लावर कर रहे हैं, गोल्फ कोर्सेज चल रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? इन्हें असलियत पता नहीं है। जरा झांक कर देखें कि पीओके में क्या हो रहा है। कुलकर्णी सर से एक आखिरी रिएक्शन लूंगा। कुलकर्णी सर, लेकिन सवाल ये है कि अगर नजरिया कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है तो इलाज क्या है? इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जो है उसकी जो नींव है वो अब एक आतंकी नींव है। पाकिस्तान की पहचान पूरे विश्व में एक आतंक की पहचान है। अमेरिका जो उनका बिल्कुल पक्का दोस्त था, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, यही 3 पाकिस्तान में जाने जाते। उन्होंने क्या कहा कि हमने इनको $30 बिलियन दिए, इन्होंने हमको मूर्ख बनाया। तो अगर एक देश दूसरे देश को ये कहता है जिसका ये अलाय था, और आज ये चीन के साथ जाके के सटक गए हैं और उसके दोस्त बन गए, ये दिखाएं पाकिस्तान की जो मानसिकता है। जब तक पाकिस्तान की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, मानसिकता क्यों बदली जाएगी सर? उसी मानसिकता से तो पाकिस्तान का जन्म हुआ ना। वो 2 कौमी थ्योरी, 2 लोग, 2 अलग अलग मजहबों के लोग साथ में नहीं रह सकते। उसी ने पाकिस्तान को जन्म दिया। वो क्यों बदलेगा अपना नजरिया? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब नजरिया बदलने की जरूरत नहीं है। अब जो नजरिया है उसको समझकर कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।